हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में आपके अपने परिवार में स्वागत करते हैं। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह आज का भी सेशन कुछ अच्छा ही लेके आए हैं। जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं कि आपका जो परीक्षा एग्ज़ाम का टाइम है वो आ चुका है और टाइम टेबल भी सामने आ गया है। तो आपकी परीक्षाएं अप्रैल से शुरू होगी, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और जो पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। थोड़ा कम पढ़ते हैं तो और ज़्यादा पढ़िए। बस मेरी तो यही राय रहेगी कि आप उसी तरह पढ़ाई को अपने बरकरार रखें। और एग्ज़ाम जज नज़दीक आएगा, थोड़ा सी घबराहट महसूस होगी, क्योंकि जो बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है तो वो थोड़ा सी घबराहट में बोर्ड परीक्षा, तो आप जैसे ही हाई स्कूल का परीक्षा दे लेंगे बोर्ड का, तो इंटर में आपको घबराहट नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हम सेशन लेके आए हैं, आप सब लोग वो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, जैसे कि 9th वालों में है, ये भी है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा सेशन है परमेय संख्या से रिलेटेड है, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हुआ? रेशनल नंबर। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, परमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आज प्रूव करने वाले, जो हाई स्कूल में बनते हैं जिस तरीके से। टॉपिक टू रिलेटेड मतलब बोर्ड से संबंधित टॉपिक पे बात होगी। तो जैसे कि उसमें क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। लगभग हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो क्यों ना हम बिना देर करते हुए इन क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम इन क्वेश्चनों की चर्चा। बस आप वीडियो में लगातार बने रहिए। ठीक, चलिए। 5 एक अपर में संख्या है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि √5 एक अपर में संख्या है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। अच्छा, सिद्ध कीजिए। तो हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपर में संख्या है। तो कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, तो क्वेश्चन देख लिया है तो चलिए हम सिद्ध भी करते हैं। थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए, परमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं। मान लीजिए इसको हमें मानना पड़ेगा कि माना कि √5 जो है एक परमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप जैसे जानते हो, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि भाई जो P/Q होता है वो क्या है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्या मतलब बटे में होती है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप कि P/Q और Q ≠ 0 होना चाहिए। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होती है, आपकी परमेय संख्या होती है। बात समझ में आई? ये क्या है, परमेय संख्या होती है। तो हमें मानना पड़ेगा ना कि यहाँ पे हम मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना √5 बराबर P/Q, जो कि एक परमेय संख्या है, ठीक है। P/Q जो कि एक परमेय संख्या है। तो भाई जो P और Q है ना, ये क्या है, एक परमेय संख्या। हम मान के चल रहे हैं कि ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने केवल माना है। अच्छा, चलिए देखते हैं। PQ एक ऐसा नंबर है, PQ एक ऐसी संख्या है जहां पे ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि PQ एक ऐसा नंबर जिसका सहअभाज्य, इसे हम कह सकते हैं इस तरीके से कि PQ एक पूर्णांक है। ठीक है, PQ सहअभाज्य गुणनखंड
सह अभाज्य गुणनखंड है। PQ सह अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। PQ एक सहअभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। सहअभाज्य का मतलब दोस्त ये होता है कि जो इनका जो है मतलब ऐसे समझा जाए कि PQ का मासा HCF जो है, PQ का मासा जो है एक, समझ में आई बात? आप अच्छी तरह से देख लेते हैं। PQ का मासा जो है, हमें PQ ऐसी संख्या रखना पड़ता है कि जिसका मासा एक आ जाए। बात समझ में आई? जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 15/10, ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं। अब देखिए 5 नहीं 15, 5 दूनी 10। देखिए 3 और 2 का क्या है? मासा क्या है? मासा इसका क्या आएगा? HCF क्या आएगा? 1 आएगा। 3 और 2 का HCF जो आएगा वो 1 आएगा। तो जब 3 और 2 का HCF 1 आएगा तो इसे क्या करेंगे हम लोग? सहअभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आई? चलिए इतनी बात आपके समझ में आ गई। ये था एग्जाम्पल के लिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया, इतनी बात तो हो गई है। चलिए अब अगला नंबर आगे बात कर लेते हैं कि माना P/Q, तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ आर साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम लोग दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया जाए। √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर बटे P/Q का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, अगर √5 का, आप अच्छी तरह से जान लीजिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे √5 अगर दो बार किसी भी संख्या का रूट में अगर सेम संख्याओं को गुणा कराते हैं तो वो संख्या वही मिलती है, ठीक है। वो संख्या हमेशा वही मिलती है। मतलब अगर √5 का गुणा होगा तो 5 मिलेगा, √2 का गुणा होगा तो 2 मिलेगा। तो आप अच्छी तरह ध्यान में रखें कि ये 5 ही होगा। तो √5 का स्क्वायर कहें या तो √5 का 2 बार गुणा कहें, 5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5, इधर P²/Q²। तो हम लोग इसको इधर ले लिए, इसको इधर ले लिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं Q² बराबर P²/5। ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमने इसकी जगह इसको भेज दिया, इसकी जगह इसको भेज दिया, ऐसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा P²/5 बराबर Q²। अच्छा अब बताइए, यहाँ पे P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है और ये Q² शेषफल आया। समझ में आई बात? P² जो है 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे क्या है, जब इसको हम 5 से विभाजित करते हैं तो Q² आ जाता है। अगर P² को 5 से विभाजित करते हैं तो Q² आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 625, ठीक है, 625। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 25 का हमने स्क्वायर मान लीजिए उठा लिया। अब 25 के स्क्वायर बटे 5, हम इसको मान लीजिए कोई संख्या 25 के स्क्वायर बटे 5, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं डिवाइड करने पर कुछ देता है, ठीक है। तो जैसे 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 625 अब बटे 5 हो गया। जब इन 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या देंगे, 125। कुछ ना कुछ आया ना, समझ में आई बात? अब देखो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 5 से किसी संख्या का स्क्वायर, उस संख्या का स्क्वायर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो क्या हो रहा है कि ये डिवाइड हो जा रही है। और जो डिवाइड जो आ रहा है वो भी क्या हो रही है, मतलब 5 ही से डिवाइड हो रही है। समझ में आई बात? मतलब इस संख्या का स्क्वायर को हमने 5 से डिवाइड किया तो आराम से डिवाइड हो गया। मतलब ये संख्या भी दिखाई दे रहा है कि ये संख्या भी 5 ही से डिवाइड होगी। ये संख्या 25 भी 5 ही से, देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये संख्या भी 5 ही से डिवाइड हो जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? फिर से बता दे रहे हैं।
मेरा कहने का मतलब किसी संख्या का स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 5 ही से डिविजिबल होगी। अगर उसका स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 5 ही से डिविजिबल होगी। मतलब देखिए 25 का स्क्वायर क्या हुआ, इसका स्क्वायर 6 से 25 और ये 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है, तो इसका आंसर क्या है 125। अब देखिए ये संख्या 25 का स्क्वायर लिया था तो 25 भी तो 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या आया 5 आया, आखिर कट के कुछ आया ना। मतलब ये साफ जाहिर हुआ। तो हम इसमें ये क्या साफ जाहिर हुआ, देखिए इसमें ये साफ जाहिर हुआ कि भैया इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगी, तो P भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, P भी 5 से विभाजित होगी। चलिए इधर इसको मैट दे रहे हैं, ये रफ कार है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी स्क्वायर ये क्या होगी, ये भी पी भी 5 से विभाजित होगी। अगर इसका कहने का मतलब कोई भी संख्या का ये 5 का मतलब ये 5 पी स्क्वायर मतलब इसका कोई भी संख्या का स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 ही से कटेगी। चलिए भाई इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है। तो मैंने मान लिया इसको समीकरण 1 है। चलिए जब इसको समीकरण 1 मान लिए हैं तो यहाँ लिख देते हैं। जब 5 से P भी 5 से विभाजित है तो मैं यहाँ क्यों ना ले रहा हूं कि P 5 से विभाजित है। मान लीजिए P 5 से, यहां मैं दोबारा मानता हूं, पुनः माना P बटे 5, मैं इसके इक्वल में M मान ले रहा हूं कि अगर मैं P को 5 से विभाजित करता हूं तो ये मुझे पता लगता है, मतलब ये पता नहीं क्या आए क्या ना आए, तो ये हम नहीं बता सकते हैं। अगर मैं P को 5 से विभाजित करता हूं, मान लीजिए कोई संख्या M आ गई। ठीक है, अगर मैं P को 5 से विभाजित करता हूं, मान लीजिए कोई संख्या M आ गई, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पुनः माना P अपान M बराबर M। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं कि P बराबर 5M, ये चीज लिख सकते हैं P बराबर 5M। इधर से इधर आएंगे। ठीक है, P बराबर 5M। ठीक है, P बराबर 5M। अब देखिए P बराबर का मान यहां पे लिखेंगे, का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे P बराबर 5M, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, ये है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। तो P में की मान रख दीजिए 5M का स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 5 बचा 25 M स्क्वायर बटे 5, अभी किसके बराबर, क्यू स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 5 बचा 25, ये कितना आ गया 5M स्क्वायर के बराबर आ गया, 5M स्क्वायर के बराबर आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इधर बगल में इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 5 स्क्वायर M के बराबर है जब ये, तो लिख सकते हैं भाई कि M स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, M स्क्वायर इधर रह गया, 5 को हम इधर भेज देंगे बराबर के। जब कोई संख्या हमने बता रखा है, जब कोई संख्या बराबर के उस पार गुणे में है तो बराबर किस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो क्यू स्क्वायर की बटे 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छी तरह समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर वही बात आ गई कि भैया जब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल, इसका मतलब कि क्यू स्क्वायर भी 5 से तो डिविजिबल है, तभी तो M स्क्वायर आ रहा है। तो P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल, तो क्यू भी तो 5 से डिविजिबल हुआ ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित है। ठीक है,
q भी 5 से विभाजित है। जब q 5 से विभाजित है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब q 5 से विभाजित है तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मेट के हम ऊपर लिख दे रहे हैं, जगह का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जब q भी 5 से डिविजिबल है, जब q 5 से विभाजित होती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भैया इसका मतलब q स्क्वायर 5 से, मतलब q भी 5 से विभाजित है और यहाँ पे p भी 5 से विभाजित है, मतलब दोनों संख्याएं 5 ही से डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने क्या माना था, p बटे q एक परमेय संख्या। सोचिए अगर कि भैया √5 बराबर p बटे q, ये माना था। और मैंने क्या माना था कि √5 बराबर p बटे q, ये बोला था मैंने कि p और q एक ऐसी संख्या है जो कि सअभाज्य गुणन है। समझ में आएगा, p और q सअभाज्य गुणनखंड है। ये ऐसी संख्या है जो p और q सअभाज्य गुणनखंड के बीच, ठीक। p और q सअभाज्य गुणनखंड है तो p और q का मासा जबकि एक आता है, एक आता है मासा एक का मतलब ये है भाई कि p और q कल मासा कभी दो नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनका मासा एक होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे भैया जब p भी और q भी, तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा कि 5 भी विभाजित है यहाँ पे, हाँ, और q भी विभाजित है 5 ही से, दोनों 5 ही से विभाजित है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर तो ये गलत हो गया ना। फिर तो ये जो हमने माना था ये तो गलत हो गया कि p और q का जो मासा है एक आना चाहिए। समझ में आई बात। तो 5 सोचो, फिर 5 और 5 का जो मासा होगा वो एक नहीं आएगा। समझ में आई बात। तो क्योंकि p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, तो जब 5 ही से दोनों विभाजित हो रहे हैं तो 5 और 5 का जो मासा होगा वो कभी एक नहीं आएगा। हमने तो यहाँ ये मान के चले थे कि p और p सअभाज्य गुणनखंड है और p और q का मासा एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अतः हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया कि p q भी 5 से विभाजित होंगी, तो p q भी 5 से विभाजित होंगी, p q भी 5 से ही विभाजित होंगी। जबकि हमने कहा था, क्या कहा था कि p q का सअभाज्य गुणन इनका अर्थात इनका मासा एक आना चाहिए, सअभाज्य गुणनखंड है तो इनका मासा एक आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है। हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है, ठीक है। हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है, ठीक है। जो हमने जो परिकल्पना मानी थी वो गलत साबित हो गई। समझ में आई बात कि इनका इन दोनों संख्याओं का मासा एक नहीं है। समझ में आई बात। यहाँ पे ये देख रहा था कि हमने मान के चला था कि दोनों संख्याओं का मासा एक होना चाहिए, लेकिन अंत में क्या मिला कि p भी q से भाज्य है और q भी p से विभाज्य है। तो हमारी परिकल्पना यहाँ पे क्या हो गई, विरोधाभास है, मतलब गलत सिद्ध हो गई, ठीक है। हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है, अर्थात √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। आपको लिखना है कि अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। आपको ऐसे ही सिद्ध करना है। आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा, थोड़ा समझ जाइएगा। अगली बार जब मैं अगला समझाऊंगा तो अच्छे से राइट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से चलिए देख लीजिए एक बार, मैं उसको समझा डिसिप्लिन कर दे रहा हूँ। माना p √5 p बटे q मैंने माना है कि जो कि एक परमेय संख्या है
और मैं यहाँ पे मान सकता हूँ पी और क्यू एक ऐसी संख्या है जो कि सहभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, सहभाज्य है, ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं भाई, कि जिनका मासा एक होता है उसे सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो मैंने माना कि दोनों पक्षों को वर्ग करने, बोथ आर साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया मैंने, इधर भी और इधर भी दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया। फिर यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो 5 का स्क्वायर 5 हुआ, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे जो लिखा है ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 हो गया तो यहाँ पे ये हमने देखा कि इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, तभी तो क्यू स्क्वायर आया, क्योंकि कोई संख्या जब किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, अगर मैं 25 में 5 से भाग देता हूं तो 5 कोई संख्या आती है ना, भाग देने पर भागफल तो आता है, तो ये भागफल हमें क्या क्यू स्क्वायर मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, और जब पी किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी खुद 5 ही से विभाजित होगी। तो मैंने लिख दिया कि पी भी 5 से विभाजित है, बात खत्म। फिर मैंने यहाँ पे माना जब पी भी 5 से विभाजित है तो क्यों ना मैं पी बराबर पी अपान 5 से विभाजित है तो इसमें इसका मतलब कुछ ना कुछ मान आएगा, समझ में आई बात। यहाँ पे लिख लिया जाए कि पी भी 5 से, तो मैंने यहाँ पे मान लिया, पुनः माना पी बटे 5 बराबर एम, मैंने इसको अपने से मान लिया कि पी बटे 5 बराबर एम। चलिए हम मान के चलते हैं कि पी बटे 5, जब पी को हम 5 से विभाजित करते हैं तो मान लीजिए एम आता है, समझ में आई, ये मान चलिए कि एम आता है। तो यहाँ p बराबर, अगर हम 5 को उधर ले जाएंगे तो p बराबर 5m हो गया, समीकरण 1 में रख दीजिए मान। अब समीकरण 1 क्या था, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपान 5, तो p स्क्वायर अपान q बराबर 5, तो यहाँ पे बटे में देखिए 5 लिखा है, अब p की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5m, तो 5m लिख दिया और बटे 5, ये हो गया। अब देखिए 5m का स्क्वायर करेंगे तो 25m आ जाएगा, अब 5 यहाँ बटे में 5 50 25 25 5m स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो हम देखिए m स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 5 को इधर भेज देंगे तो q स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया था कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5, और यहाँ पे q स्क्वायर m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। हर हाल में p और q को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, समझ में आई बात। हर एक कंडीशन में p और q को 5 ही डिवाइड कर रहा है, और जब p और q को 5 ही डिवाइड करेगा तो ये सहभाज्य संख्याएं हो ही नहीं सकती, समझ में आए बात। क्योंकि हमने बताया था कि सहभाज्य संख्याओं का गुणन मतलब एचसीएफ जो होता है 1 आता है, तो 5 और जो p और q हैं इनका एचसीएफ 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 और 5 का एचसीएफ 1 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समझाया था, तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसका मतलब p और q भी 5 से विभाजित होगी, तो इसमें लिख लीजिए जो हमने माना था ये परिकल्पना p और q सहभाज्य हैं, तो p और q सहभाज्य नहीं है, ये परिकल्पना गलत हो गई। तो हमने लिखी कि हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है, तो अर्थात अंडर रूट 5 एक अपरमय संख्या है, समझ में आई बात, ये सिद्ध हो गया, अंडर रूट 5 एक अपरमय संख्या है। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, अब यहाँ अंडर रूट 3 रख दीजिए, अंडर रूट 5 रख दीजिए, अंडर रूट 7 रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आई बात। सबके लिए पूरी प्रक्रिया यही होगी, बात समझ में आई। चलिए समझ में आया हो तो मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यही है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 + 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जो नहीं जानता है बच्चा वो जान ले कि रूट में कोई भी नंबर अगर रूट में है, अंडर रूट के अंदर है कोई भी नंबर, तो वो क्या होगा, हमेशा एक अपरमेय संख्या होगा, समझ में आई बात, वो हमेशा एक अपरमेय संख्या होगा, समझ में आई बात। तो चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अंडर रूट 5 आखिर ये अपरमेय संख्या कैसे। देखिए दोस्त, किसी भी संख्या का पावर में बटे में, अगर पावर आपकी बटे में आती है तो वो एक अपरमेय संख्या ही कहलाती है, समझ में आई बात। जो कि रूट क्या है, किसी का पावर बटे में आती है, समझ में आई बात। तो किसी का पावर जब बटे में कोई संख्या आने लगती है तो वो क्या होता है, एक अपरमेय संख्या ही होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हम, चलिए मान लिया जाए कि 2 + अंडर रूट 5 बराबर p बटा q,
क्या है, एक परमेय संख्या है। हमने माना 3 + 2 √ 5 p/q एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जहां p एंड q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है। p और q सहअभाज्य है, ठीक है, सहअभाज्य है। तो यहाँ पे p और q सहअभाज्य, तो इनका HCF क्या होना चाहिए, HCF बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है। आप इतनी बार लिख देंगे। चलिए हम केवल रूट को इधर रहने देंगे, बाकी सबको बराबर उस पार भेज दीजिए। p/q, अगर 3 उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। बात समझ में आई बात। फिर यहाँ 2 को भी उधर भेज दीजिए। जब 2 उधर जाएगा भाई तो ये कैसे हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा p/2q सॉरी 2q/3/2 ये हो जाएगा, ठीक है। 2 उधर जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा, दोनों के बटे में लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे इतनी बात हमने देख लिया, ठीक है, हमने इतनी बात देख लिया। अब देखिए इसमें अच्छी तरह से देखिएगा, इसमें ये देखना है कि भाई जब किसी, अगर हम देखें तो 3, यहाँ पे 3/2 क्या है भाई, एक परमेय संख्या है। 3 क्या है, एक परमेय संख्या। इसको हम और डिटेल से अगर देखें और जाने तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं p - 3q/2p, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते हैं, बस ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे 3 क्या है, एक परमेय संख्या है। q क्या है, एक परमेय संख्या है। p क्या है, एक परमेय संख्या है। मतलब ये भी परमेय संख्या है, परिमेय, और ये भी क्या है, परिमेय, ये भी क्या है, परिमेय। समझ में आए बात। और ये भी क्या है, परिमेय। और ये 2 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है भाई। आप अच्छी तरह देखिए, q को हमने पहले ही माना है कि एक परमेय संख्या है, p को हम पहले ही माना है कि एक परमेय संख्या है भाई, इसको भी हमने माना है कि एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, सब क्या है, एक परमेय संख्या है, सब क्या है, एक परमेय संख्या है। तो हमको ये बात समझ में आई कि जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या, अगर हम p की जगह मान लीजिए कोई संख्या 5 रख दिए, समझ में आएगा, और यहाँ पे -3, अब -3 है और q की जगह मान लीजिए कोई भी XYZ, कोई भी संख्या यहाँ पे रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। मेरा मन करेगा यहाँ पे 2p की जगह मैंने क्या रखा था, 5, तो मैं 5 रख दूंगा, ठीक है, ऐसे रख दिया। अब देखो इसको हल करते हैं। 5 3 का 3 हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2 आएगा, तो ये 10 और 2 बटे काटेंगे तो 1/5। बताइए परमेय संख्या आई, देखिए मैंने दिखा दिया परमेय संख्या आई। इसका मतलब इससे क्या साबित होता है कि परमेय संख्याओं को परमेय संख्याओं से भाग देंगे तो क्या आएगी, एक परमेय संख्या आएगी, और परमेय संख्या को किसी परमेय संख्या से जोड़ेंगे तब भी एक परमेय संख्या आएगी। परमेय संख्या को किसी परमेय संख्या से गुणा करेंगे तो एक परमेय संख्या आएगी, और परमेय संख्या को परमेय संख्या से जोड़ेंगे तब भी एक परमेय संख्या आएगी। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई ना। मतलब परमेय संख्याओं को जोड़ने घटाने, परमेय संख्याओं से जोड़ने घटाने भाग देने गुणा करने पर ही परमेय संख्या ही देगी। हर हाल में वो कंडीशन
फॉलो मतलब अप्लाई करेगा वो परमेय संख्या ही आ जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देख लीजिए कि भाई फिर से हम इसको सफा कर दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, ये हम सफा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो लिख दीजिए कि कोई अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। समझ में आई बात? कोई अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मतलब जो हमारी परिकल्पना हमने यहाँ पे ये मान चला था कि ये परमेय संख्या इसके बराबर है, तो हमारी परिकल्पना गलत हो गई। समझ में आई बात? आप लिख दीजिए कि कोई परिमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कोई परमेय संख्या किसी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है। परिकल्पना में विरोधाभास है। हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात 3 + √5 एक अपरमेय संख्या है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इतना ही केवल लिखना है, बात खत्म। आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। भैया हम फिर से बता दे रहे हैं क्यों है परमेय संख्या, क्योंकि ये भैया इसको तो हमने दिखा दिया ना कि सारी की सारी जब परमेय संख्या हैं तो कोई भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। समझ में आई बात? इसलिए जो हमारी परिकल्पना हमने मान के चला था कि ये परमेय संख्या है, वो यहाँ पे जाके गलत हो गई। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट बार देख लेते हैं। चलिए इसी प्रकार हम इन 3 सवालों को भी देख लेते हैं बारी बारी करके कि 3 सवाल ये क्या हैं और कैसे होंगे। बिल्कुल उसी प्रकार दोस्त करिएगा। सब लोग अगर करेंगे ना तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको एकदम से टफ लगेगा, कठिन लगेगा। एक बार विश्वास कीजिए, 1 बार 2 बार आप अपनी कॉपी में फिर से अपने से कीजिए, एकदम से आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा, आपको एकदम से याद सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तरीका। केवल आप तरीका इस्तेमाल कीजिए, तरीका याद रखिए, ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए हम मान के चलते हैं। ये पहला सवाल हल करते हैं कि 7√5 7√5 बराबर p/q। माना 7√5 बराबर p/q। ठीक है, जो कि एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, √p/q जो कि एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो जबकि ये जो कि एक परमेय संख्या है, तो भाई जो कि एक परमेय संख्या है, तो चलिए हम इसको लिख दीजिए यहाँ पे कि √5। देखिए भाई √5, इस 7 को इधर भेज दीजिए, p/7q हो जाएगा। बात समझ में आई? ये इतना हो गया। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमने माना है कि एक परमेय संख्या है। बात समझते जाइएगा, यहाँ पे हमने माना है कि एक परमेय संख्या, उसी तरह इसमें भी लिख दीजिए कि ये तो एक परमेय संख्या हमने मान के चले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है यार, यहाँ पे तो गलत हो जा रहा है। ये भी एक परमेय संख्या, ये भी एक परमेय संख्या और 7 भी एक परमेय संख्या। तो √ कोई भी परमेय संख्या का भाग देंगे, गुणा करेंगे। हमने अभी बताया था किसी भी परमेय संख्या भाग गुणा जोड़ घटाना कुछ भी करेंगे तो वो परमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, जब परमेय संख्या ही आएगा तो परमेय संख्या आएगा तो भाई क्या है, कोई परमेय संख्या किसी अपरमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती। ठीक है, जब नहीं हो सकती तो लिख दीजिए हमारी परिकल्पना जो हम मान के चले थे यहाँ से कि एक परमेय संख्या है। समझ में आई बात?
पी क्यू क्या है, एक सभाज्य संख्या है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि भाई हमारी जो परिकल्पना है, जो परिकल्पना में क्या है, विरोधाभास है, मतलब ये परिकल्पना हमारी गलत हो गई है यहाँ पे आके। ठीक है, तो इसलिए हम मान के चलते हैं अतः √7 मतलब √7/5 एक अपर में संख्या है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7/5 अतः 7/5 एक अपर में संख्या, अपर में संख्या है। पहले इसको लिख लीजिए, हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः √5 7√5 एक अपर में संख्या है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल। दूसरा देख लीजिए, कहा है, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना 1/√2 बराबर P/Q, जो कि एक परमेय संख्या है, जो कि एक परमेय संख्या है, जो कि एक परमेय संख्या है। समझ में आई बात? जो कि एक परमेय संख्या है। ठीक है भाई, जो कि एक परमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर P/Q, ये क्या है, एक परमेय संख्या। हमने मान के चल दिए कि एक परमेय संख्या। आगे देखते हैं, ये √2 को हम ऊपर ले जाएंगे, संख्या पलट दीजिए, तो संख्या पलट देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा Q/P, Q/P, ये संख्या पलट दिए। अब देखिए Q क्या है, एक परमेय संख्या, ये क्या है, एक परमेय संख्या, और कोई परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती। इसलिए फिर से आप यही बात लिखिएगा, हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है। अतः ये बदल जाएगा, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये सब चीज समझ में आया होगा। एक सवाल और बचा है नेक्स्ट, तो हम इसको भी लगा दे रहे हैं। एक सवाल और बचा है, P/Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, यहां हमने माना है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या हमने मान लिया कि भाई ये परमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये सब तो ठीक है, √2 लिख दीजिए, P/Q 6 को उस पार ले जाइए, -6। ठीक है, मतलब एक तरफ परमेय संख्या, एक तरफ अपरमेय संख्या। हमको सिद्ध करना, हम मान चलते हैं कि ये क्या है, एक परमेय संख्या। हमने इसको मान के चला है कि यहाँ पे एक परमेय संख्या है, हमने मान के चला है ये परमेय संख्या है। और कौन, P और Q। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए 6 भी एक परमेय संख्या, ये भी एक परमेय संख्या, ये भी एक परमेय संख्या, सब क्या है, एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोई परमेय संख्या किसी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। कोई भी परमेय संख्या किसी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारी परिकल्पना में विरोधाभास है। ठीक है दोस्त, अर्थात
अर्थात 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है। ठीक है भाई, आपको अच्छी तरह समझ में, अर्थात ये एक अपर में संख्या है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो भाई ये रहा आज का सेशन। अगर कोई बात ना समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उसे हम देखेंगे अगर इसमें से कुछ ना समझ में आया। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कोई कमी रहेगी हो तो उसके लिए सुझाव दीजिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे आपको हम सारी बात बता दिए हैं। जो देखिए, जो आपको जो चीज़ नहीं आता है या नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है नहीं आएगा, नहीं आता है, वो हम आपको सलूशन दे रहे हैं, मतलब कि समझा के कि भाई कहाँ से क्या आपकी दिक्कत दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ना समझ में आएगी, समझ में आएगी, लेकिन क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो जैसा कि हम बार बार बोलते चले आ रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। ठीक है, और थोड़ा सा आप मेहनत करना सीखें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है एकदम। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट वगैरह तो विद्या के पीछे दिया रहता है, प्रैक्टिस सेट वगैरह एक दो पेज दिया रहता है, तो आप थोड़ा सा उसको लगाना सीखें, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस भी करें कि क्या हमें पूरे बुक का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो विज्ञान में न्यूमेरिकल्स वगैरह जो उस तरह के हैं, आप एक एक उदाहरण एक एक क्वेश्चन को लगा डालिए। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए। तो गणित को भी प्रैक्टिस करते रहिए, और इंग्लिश जैसा कि हम बता दिए हैं कि आप ग्रामर पोर्शन का है, हाँ, तो जो ग्रामर पोर्शन में है उसका भी, और जो प्रोज है सप्लीमेंट्री है, और जो मतलब 160 स्टोरी और पोयम है, तो ये सब आप रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के साथ साथ उसको एक एक क्वेश्चन करके याद कीजिए। ठीक है, तो आपको आई होप कि आप सब करेंगे, और उम्मीद आप किसी को ना उम्मीद आप किसी की ना तोड़िए। आपके घर वालों को आपसे कोई ना कोई उम्मीद है। ठीक है, तो उसको आप मत तोड़िए, तो मेहनत कीजिए। चलिए, ये था आज का सेशन। जय हिंद, थैंक यू।